कि लेखा शास्त्र को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स की जान। ठीक है, तो यहां पर जो है कॉमर्स की जान, यहां पहचान, निर्वचन में यही चीजें होता है कि भाई प्लान करेंगे कि हमें अब क्या करना है, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो और अच्छा कैसे बनाया जाए, और अगर बिजनेस खराब चल रहा है तो उसे कैसे अच्छा किया जाए। नॉर्मली वो लिखना स्टार्ट किया, तो इसी तरह से लिखने से लेखांकन स्टार्ट हुआ। अब देखिए बिजनेस हमेशा उधार सौदों के हिसाब से चलेगा। देखिए केवल नगद सौदों से व्यवसाय नहीं हो सकता। ठीक है, आपको बिजनेस में उधार लेना देना करना ही पड़ेगा। हम आपको एकदम जीरो से हीरो तक का सफर हम आपके साथ लेकर के चलने वाले हैं। आपको जो है हम जीरो से हीरो बना देंगे। जय हिंद, कॉमर्स वाला में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने जो है जाना हमें, और आज जानेंगे आप लेखा शास्त्र को। ठीक है, हम आपको लेखा शास्त्र पढ़ाने वाले हैं, तो कैसे कैसे पढ़ाना है और लेखा शास्त्र क्या होता है इसके बारे में सारी चीजें जानना है। क्लास 11th में आपको कौन कौन से टॉपिक किस तरह से चलने वाले हैं, क्लास 12th में आपको कौन से टॉपिक किस तरह से चलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको आज की क्लास में पता चलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि पहली बात, आप सभी लोग ये बात जान लीजिए कि लेखा शास्त्र को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स की जान। ठीक है, तो यहां पर जो है कॉमर्स की जान, यहां पहचान, बात समझे। आज की क्लास में आप जो है कॉमर्स की जान को जानेंगे, उसको पहचानेंगे कि कैसे कैसे आपको जो है क्लासेस मिलने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आज हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक बात, तो बात होता है कि हम कौन है, तो ये बात आपको पहले से ही पता है, हमने अपना इंट्रो दे दिया है कि हमारा नाम विजय मिश्रा है, और जो है अकाउंटेंसी में आपको क्या मिलता है, तो भाई इसी तरह के कैलकुलेशन मिलते हैं। ठीक है, ये जो है मैथ का भाई की तरह है। जो बच्चे मैथ में कमजोर है तो ये मत सोचेगा यार हम तो मैथ से ही पीछा छुड़ा रहे थे वापस से मैथ आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैथ से पीछा छुड़ा रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा तो वैसे मैथ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा मोड़ा आप जो है मैथ में कमजोर है, तो हम हैं आपके साथ। हम आपको एकदम जीरो से हीरो तक का सफर हम आपके साथ लेकर के चलने वाले हैं। आपको जो है हम जीरो से हीरो बना देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी हम आपको बेसिक से बेसिक चीजें भी यहां पर समझाएंगे, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए और बढ़िया से आप जो है लेखा शास्त्र को यानी अकाउंटेंसी को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक बात, तो बात करते हैं कि आज की क्लास में क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम जाने कि लेखा शास्त्र होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ा जाता है, तो देखिए अगर पुराने समय की बात किया जाए तो देखिए बिजनेस जो है वो हमेशा से नहीं रहा है। ठीक है, पहले जो है आपको पता है बार्टर सिस्टम चलता था, तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। है बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु देते थे दूसरी वस्तु लेते थे, तो प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बात समझे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब सभ्यता विकसित हुआ, इंसान विकसित हुए, मनुष्य विकसित हुआ, तो धीरे धीरे उनको जो है ये बात समझ में आया कि यार उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और वो सारी चीजें आप लोग को कोई ना कोई टीचर्स पढ़ाएगा ही, हमारा टॉपिक रहता तो हम भी पढ़ाते हैं। मतलब देखिए यार उसमें जो है प्रॉब्लम्स होता था कि वस्तु को बांट नहीं पाते थे, दोहरा संयोग नहीं मिल पाता, काफी ढेर सारी दिक्कतें। तो फिर क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ, यानी पैसा आया, और जब पैसा आया तो लोगों के मन में लालच आया, पैसे से ही लालच है। ठीक है, तो पैसा आया तो पैसे से लालच आया, तो धीरे धीरे लोगों को लालच की वजह से लोगों ने जो है उसमें प्रॉफिट निकालना सीख लिया। यानी जो भी वस्तु देते थे उसके बदले जो पैसा लेते थे उसमें उन्होंने प्रॉफिट निकालना सीख लिया, और जब प्रॉफिट निकालना सीख लिया तो धीरे धीरे व्यवसाय का जन्म हो गया। ठीक है, और व्यवसाय का जन्म कहां हुआ, तो एक छोटा सा हम आपको ट्रिक बताते हैं कि याद रखिएगा। पहली बात कि व्यवसाय का जन्म माना जाता है कि 12वीं सदी में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 12वीं सदी में। बात समझे, क्लियर है। व्यवसाय का जन्म आपका जो है 12वीं सदी में हुआ है। ठीक बात, और जो है आपका इसमें जो है आप जानेंगे कि 12वीं सदी में व्यवसाय का जन्म हुआ और कहां हुआ है। तो कोई भी पुराना से पुराना चीजें उठा लीजिएगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई, वो यूरोप से है। ठीक है, पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनकी शुरुआत कहां से, यूरोप से हुआ, और जितनी भी नई चीजें हैं उसका शुरुआत है, अगर उसकी स्टार्टिंग बोला जाए, उसका आविष्कार बोला जाए, तो वो कहां हुआ है, तो वो आपको अमेरिका में हुआ है। ये क्यों हुआ, ये छोटा सा ट्रिक है, आप समझिएगा क्यों हुआ है। तो देखिए जानिएगा कि पहले के समय में अगर थोड़ा पुराना चला जाए तो पहले के समय जो महाशक्ति थी विश्व की वो यूरोप का होता था, इसलिए सारी चीजों का शुरुआत जो है यूरोप में होता था, जो भी पुरानी चीजें हैं। लेकिन जो भी नई चीजें हैं वो उसकी शुरुआत अमेरिका में क्यों होती है, क्योंकि अभी की महाशक्ति कौन है, अमेरिका है, इसलिए जो है अभी जितनी भी चीजें हैं उसकी शुरुआत जो है आपको अमेरिका से मिलता है। ठीक बात, तो ये भी जानेगा व्यवसाय का जन्म है वो कहां पर हुआ है, वो यूरोप में हुआ, और माना जाता है कि 12वीं सदी में व्यवसाय का जन्म हुआ। ठीक है, अब जब व्यवसाय का जन्म हुआ तो पहले सौदे बहुत छोटे मोटे होते थे यार, नॉर्मल से आदमी याद रख लेता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सौदे का मात्रा बढ़ने लगा, लेन देन बढ़ने लगे, प्रॉफिट जो है ज्यादा होने लगा, तो भाई आएगा ना दिक्कत, दिमाग कितना याद रखेगा, दिमाग की भी तो अपनी कैपेसिटी है, आप कितनी चीजें याद रख पाते हैं। अभी जो है 2 दिन 3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद जो है पहले दिन का भूलते चलते हैं, होता है ना। तो जाहिर सी बात है उस समय के जो है आपके जो मनुष्य थे, जो भी मानव थे, उनके साथ भी ऐसा होता था कि वो लोग भी भूल जाते थे यार। ठीक है, तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और सिस्टम कुछ अच्छा होता नहीं था, नॉर्मली वो लिखना स्टार्ट किया, तो इसी तरह से लिखने से लेखांकन स्टार्ट हुआ। और लेखांकन नाम से आप समझ रहे हैं लेखा और अंकन। ठीक है, लेखांकन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना, लेखा और अंकन। ठीक है,
लेखा का मतलब होता है आपका लिखना, और अंकन का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें हैं उसमें क्या करते हैं, उस चीज को जो है आंकड़ों के द्वारा यानी डेटा के जरिए जिस चीज को मुद्रा में लिख सकते हैं उसके जरिए उसको लिखा जाता है। ठीक बात। तो लेखांकन इस तरह से, और इंग्लिश में भी देखा जाए तो इसे अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग जो है अकाउंट प्लस आईएनजी से बना हुआ है। ठीक है। और आईएनजी का मतलब होता है कोई चीज हो रहा है। ठीक है। और अकाउंट्स का मतलब खाते, यानी खाते मतलब हिसाब किताब रखना। ठीक है। अभी नॉर्मल वे में समझिएगा, बाकी आगे चल के आपको सारी चीजें समझ में आएगा। खाते मतलब हिसाब किताब को रखना, यानी हिसाब किताब को रखना और उसको लिखना, यही क्या है, यही आपका अकाउंटिंग है। एक नॉर्मल जो है आप यहां पर डेफिनेशन समझ सकते हैं। बाकी तो हम लोग जो है जैसे जैसे चीजों को पढ़ेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आते ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक बात। तो अब ये बात तो समझ में आ गया कि यार हम जो है लेखांकन करते हैं। ठीक है। हम जो है लेखांकन करते हैं, ये बात हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है। तो अब इसकी हम एक प्रक्रिया समझते हैं भाई कि आखिर में लेखांकन होता है तो कैसे होता है। तो आप जो है चाहे क्लास 11th की बात करें चाहे क्लास 12 की बात करें, प्रक्रिया एक जैसी ही होती है लेखांकन की। कैसे होती है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले सौदे एवं घटनाएं होते हैं। ठीक है। सौदे एवं घटनाएं का मतलब क्या है कि हमारा जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी सौदे होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, ठीक है, जो भी लेन देन होते हैं उसको सौदा कहते हैं। घटनाएं जो भी हमारे लेन देन के जो परिणाम निकलते हैं वो हमारे घटनाएं के तौर पर मनाया जाता है, तो उसको भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं। तो पहले सौदे एवं घटनाएं घटित होती है, तभी जाके उसे लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जब लिखने की स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिलेखन। ठीक है। सौदे एवं घटनाएं हुआ, फिर उसको हम लोग लिखे, और जब लिख लेते हैं तो पहले क्या होता है, हर एक एक सौदे, हर एक एक घटनाओं को जो है हम लोग अभिलेखन करते चलते हैं, यानी लिखते चलते हैं। अब हमारे क्या है, वो लेखांकन बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। अब उन बड़े लेखांकन को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वर्गीकृत करते हैं, यानी एक तरह की चीजों को एक जगह पे रखते हैं ताकि उसे पढ़ना, उसे समझना आसान हो जाए। ठीक है। तो हम लोग उसके बाद जो है जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। बात समझे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। क्लियर बात। और इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद जब हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं, जिसमें हमारा देखिए लेखन का, अभिलेखन का स्टार्टिंग होता है हमारे जनरल से। ठीक है। जनरल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं जिसमें हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद सारांश बनाना। तो हमारा जब वर्गीकरण हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी चीजें जो है थोड़ी ज्यादा होती है। अब उन चीजों को पढ़ने के लिए हमें सारांश की जरूरत पड़ता है, यानी एक बार जो है बड़े चीज को छोटा कर देना। तो उसमें हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो हम लोग फाइनल अकाउंट वगैरह ये सब चीजों को बनाते हैं, जिससे हमें जो है फाइनली जो हमें किस लिए हम व्यवसाय करें, लाभ कमाने के लिए। तो लाभ कमाते हैं तो लाभ की गणना कैसे होती है, लेखांकन के जरिए। तो फाइनली हम लोग जो लाभ कमाते हैं, लाभ का जो हम लोग को हिसाब किताब होता है वो इस जगह पे मिलता है। ठीक बात, क्लियर है। तो बात समझे। तो हम लोग सारांश बना लेते हैं, सारांश बना के अपने बिजनेस को एकदम एक पॉइंट में, नॉर्मल वे में, यानी छोटा रूप में हम लोग उसको देखते हैं कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा था, हमारा लाभ कितना हुआ, अगर हानि हुआ तो हानि कितना हुआ। उसके साथ साथ हम लोग क्या जाने, उसके साथ साथ हम लोग लाभ और हानि के बाद हमने ये जाना कि भाई हमारे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है। ठीक है। अब वित्तीय स्थिति क्या होता है, तो देखिए वित्तीय स्थिति जो हमारा बोलता है क्या कि हमारी जो एसेट्स है और हमारी जो लायबिलिटीज है, यानी हमारे जो संपत्ति और हमारे जो दायित्व है उनके बारे में बताना कि भाई कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज है। आप किसी का जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसकी संपत्तियों को देख लेते हैं कि भाई उसके पास इतना गाड़ी है, उसके पास बड़े बड़े बंगलो है। ठीक है। तो वो भाई बहुत अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो गाड़ी, वो बंगलो, ये सारी चीजें जो है गिरवी रख दिया है भाई, उधार में, कर्ज में डूबा हुआ है। तो क्या उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है? नहीं। इसीलिए वित्तीय स्थिति कैसे पता चलता है, तो वित्तीय स्थिति जानने के लिए हम लोग दो चीजों को जो है प्रॉपर वे में देखते हैं, समझते हैं, तब जाके हमें वित्तीय स्थिति का पता चलता है। यानी क्या, यानी हम लोग देखते हैं संपत्ति को, ठीक है, कि उसके पास एसेट्स कितने हैं, और हम लोग देखते हैं दायित्व को, यानी उसके पास लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है। उन दोनों को देखने के बाद हम लोग को वित्तीय स्थिति पता चलता है, और उसके लिए हम लोग इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। अपने लेखांकन की प्रक्रिया में तो हम लोग लेखांकन में अपने लाभ हानि की गणना कर लेते हैं, और हम लोग वित्तीय स्थिति के लिए बैलेंस शीट बनाकर वित्तीय स्थिति की गणना कर लेते हैं। ये सारी चीजें हो गया, तो ऐसा नहीं कि हमारा लेखांकन कंप्लीट हुआ, नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस चला लें, सारी चीजें हो गया, लेकिन उस बिजनेस को समझना है। देखिए चीजें बहुत बड़ी होती हैं। जब आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हमारे साथ, तो हम लोग पहले क्वेश्चन क्या करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम लोग क्वेश्चन का विश्लेषण कर सके। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हम एक एक पॉइंट को जो है लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे, भाई ये चीज इतना है, ये चीज उतना है। ये क्या है? यही विश्लेषण है। यानी बड़े चीज में से निचोड़ निकालना। जैसे आप नींबू होता है ना, सारे के सारे नींबू का हर चीज तो खाते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसके केवल रस को खाते हैं। ठीक है। उसके रस को हम लोग पीते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या, तो नींबू का जो मेन टॉपिक, मेन चीज है वो क्या है, उसका रस। उसी तरह हम लोग जब पूरे के पूरे जो है अपने बिजनेस को देखते हैं, समझते हैं, तो हम लोग विश्लेषण करके उनके आपस में रिलेशन बनाते हैं, उनमें से मेन चीजों को जो है निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग
बिजनेस का विश्लेषण कर लेते हैं और तब जाके हमें बिजनेस के लेखांकन को देखने के बाद हमें ये बिजनेस के बारे में अपने पूरी नॉलेज हो जाती है कि हाँ यार अच्छा चल रहा है या बेकार चल रहा है, अगर बेकार चल रहा है तो कहां पे क्या क्या कमियां हैं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके। ठीक बात। और इनको करने के बाद हम लोग फाइनली क्या करते हैं, निर्वचन करते हैं। निर्वचन में यही चीजें होता है कि भाई प्लान करेंगे कि हमें अब क्या करना है, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो और अच्छा कैसे बनाया जाए, और अगर बिजनेस खराब चल रहा है तो उसे कैसे अच्छा किया जाए। ये सारी प्रक्रिया हमारे निर्वचन के अंतर्गत आता है। और निर्वचन जो है उसका आधार जो है विश्लेषण ही होता है। अगर विश्लेषण ना किया हो, यानी हम चीजों को समझे ना हो, तो क्या हम निर्वचन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए निर्वचन के बाद जो है आपका क्या आता है, सॉरी विश्लेषण के बाद क्या आता है, तो निर्वचन आता है। तो ये जो भी चीजें आपको यहां पे दिख रही है, सब चीजें आपको लाइन बाय लाइन ही मिलने वाला है। क्लियर बात। इसी तरह लाइन बाय लाइन आपको सारी चीजें मिलने वाला है आपको अकाउंटेंसी के अंतर्गत, और यही सारी चीजें आपको जो है पढ़ना है। ठीक बात, क्लियर है। अब ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में। क्लास 11th में क्या पढ़ना है, क्लास 12th में क्या पढ़ना है। तो एक जो है आप चीजों को देखेंगे यहां पर, तो यहां पर जानेंगे आप क्या कि आपका जो है जो क्लास 11th है उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप समझिएगा कि हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, आप समझिएगा क्लास 11th आपकी अकाउंटेंसी की शुरुआत है, और शुरुआत में चीजों क्या होता है, शुरुआत में चीजों से परिचय दिया जाता है। क्या शुरुआत में सारी चीजें हार्ड दे दिया जाता है, सब हार्ड चीजें दे दिए, कठिन चीजें दे दिए, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। इसीलिए जो है हमारा जब हम लोग अकाउंटेंसी की शुरुआत करते हैं तो क्लास 11 में एकदम बेसिक से चीजें चलती हैं। हम लोग पहले हिस्ट्री वगैरह जानते हैं, अकाउंटेंसी का परिचय जानते हैं, उसके बाद जाके उसके बारे में उसमें कौन से सिद्धांत होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें चलते चलते हम लोग लेखांकन जब स्टार्ट करते हैं तो लेखांकन में मुख्य रूप से हमारे कुछ स्वरूप होते हैं। ठीक बात। तो वो स्वरूप क्या है, तो यहां पर देखिएगा उन स्वरूप की बात किया जाए तो यहां पर देखेंगे तो हमारे जो है इस प्रकार के व्यवसाय के अपने स्वरूप हैं, और इसी तरह से हमारे लेखांकन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब इस व्यवसाय के स्वरूप में जो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो क्या है, हमारा एकाकी व्यापार, यानी व्यवसाय का सबसे आसान स्वरूप, जिसमें एक बंदा है, अकेला है, मस्त है, वही व्यापार चला रहा है, बढ़ाएगा तो अपने लिए, डुबाएगा तो अपने लिए, किसी और का कुछ जा नहीं रहा है, कोई और उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, आराम से एकदम फ्री होकर अपना काम कर रहा है। ठीक है, वो एकाकी व्यापार हो जाता है। ठीक है, और यही व्यापार का सबसे आसान स्वरूप है। ठीक है, तो आप जब क्लास 11 में अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो आप कौन सा अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, आप जो है जो भी चीजें पढ़ेंगे वो इसके लिए पढ़ेंगे, यानी जो भी लेखांकन करेंगे, आप चाहे जनरल करें, चाहे लेजर करें, चाहे ट्रायल बैलेंस करें, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, यानी आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, या फिर बैलेंस शीट बनाएं, ये सब कुछ आपको किसके लिए बनाना है, एकाकी व्यापार के लिए बनाना है। तो क्लास 11 में आप यही पढ़ेंगे। ठीक बात। इसके अलावा क्लास 11 में एक और चीजें पढ़ा जाता है, वो हमारा जो है इकहरा लेखा प्रणाली। जब लेखांकन की प्रणालियां देखेंगे तो उसमें कुछ प्रणालियां होती हैं, उसमें एक इकहरा लेखा प्रणाली होता है जो उन लोगों के लिए होता है जो अपने हिसाब किताब को प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे आपका जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जो आपके सब्जी उब्जी वाले अगर थोड़ा सा अपना मेंटेन करना चाहते हैं तो वो हो गए, या फिर जो भी आपके छोटे मोटे जो है बिजनेस वाले होते हैं जो प्रॉपर वे में अपना मेंटेन नहीं करते, तो लेकिन वो भी कुछ लिखते हैं। अब उनको भी जब लाभ हानि निकालना रहता है तो अगर वो भी किसी से लेखांकन कराना चाहते हैं तो वहां पर इकहरा लेखा प्रणाली का जो है, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स पूरे प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, तो वहां पर इकहरा लेखा प्रणाली से जो है काम होता है, जैसे अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। ये भी सिंपल फॉर्म है बिजनेस का, भाई सिंपल रूप है, तो अच्छे तरीके से इसको भी हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। ये दो चीजें आपको क्लास 11 में मिलता है, और कुछ जो है एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ये आपको क्लास 11 में मिलता है। फिर क्लास 12 में अब हम बिजनेस को जो है बड़े लेवल पे ले जाते हैं। तो बड़े लेवल पे जाएंगे तो एकाकी के बाद तुरंत आता है यहां पर, तो अकेला आदमी है भाई, ये अकेला ही बिजनेस लेके चल रहा है, तो ये एकाकी व्यापार है। लेकिन इसके बाद आता है साझेदारी। साझेदारी नाम से समझ आता है, पार्टनरशिप। साझेदारी किसे कहते हैं, जब दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी काम करें, उस काम को हम लोग साझेदारी में किया हुआ काम करते हैं। अब साझेदारी व्यवसाय की बात किया जाए तो उसमें भी क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी परस्पर जो है समझौता करते हुए, परस्पर ठहराव करते हुए, ठीक है, एक दूसरे को वैल्यू देते हुए, एक दूसरे की बातों को समझते हुए, ठीक बात, वो जब लेकर के चलते हैं अपने व्यवसाय को, और व्यवसाय में जो भी लाभ या हानि होता है उसे आपस में जो है वहन करते हैं, आपस में विभाजित करते हैं, तो ऐसे ही व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। और इस व्यवसाय का लेखांकन आप किस में सीखेंगे, तो भाई ये तो क्लास 11 का टॉपिक हो गया। ठीक है, ये भी आपको क्लास 11 में मिल गया, और ये भी आपको जो है क्लास 11 में मिल गया। ठीक है, ये दोनों आप जो है क्लास 11 में जान लिए। ठीक बात। अब बात करते हैं साझेदारी की। तो साझेदारी आपका किस में चलेगा, तो साझेदारी आप जो है कहां लेके चलने वाले हैं, तो ये आपको क्लास 12 में मिलेगा। और यहां पर साझेदारी में क्या होता है, तो साझेदारी में दो या दो से ज्यादा लोग, यानी अब अकेला ए नहीं है, ए के साथ इसका भाई बी भी है, इसका जो है सी भी है। भाई का मतलब अब भाई जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी साझेदारी किया जाता है। तो ए बी सी अगर आपस में मिलकर के चला रहे हैं बिजनेस को, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा साझेदारी होगा। और इसका पूरा प्रॉपर वे में लेखांकन आपको क्लास 12 में मिलेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग क्लास 12 का इसी चैप्टर से होगा। ठीक बात। इसके बाद होता है हमारा कंपनी। अब क्लास 12 की जो बुक है वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। ठीक है,
पहला पार्ट आपको साझेदारी के ऊपर प्रॉपर पूरा चीज मिलने वाला है कि भाई शुरुआत से लेकर के अंत तक, ठीक है, वो सारी चीज, यानी बिजनेस को जो है कैसे बिजनेस चल रहा है तो उसका कैसे लेखांकन होगा, और बिजनेस अगर बंद भी हो जाता है तो उसका कैसे लेखांकन होगा, ये सारी चीजें आपको क्लास 12th में मिलने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका जब क्लास 12th में हमारा ये पार्ट ए का हिस्सा है, जब पार्ट बी में आते हैं तो वहां पे कंपनी मिलता है, कंपनी के बारे में सब कुछ आपको जो है ये भी आपको क्लास 12th में मिलेगा कि इसका लेखांकन किस तरह से होता है, ठीक है। और कंपनी क्या होता है, तो कंपनी जो है बड़ा बिजनेस का फॉर्म है, उसमें बहुत से लोग एक साथ जुड़ते हैं और अपने बिजनेस को लेकर के चलते हैं शेयर होल्डर्स के रूप में, ठीक बात क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 12th में मिलेगा और ये सब चीजें आपको जो है लेक्चर जैसे जैसे मिलते जाएगा आप प्रॉपर वे में ये सारी चीजें पढ़ते चलेंगे, ठीक बात। इसके बाद किया जाए तो यहां तक तो हमारा है, लेकिन आपका हिंदी मीडियम में खासकर कुछ बोर्ड्स में और एनसीईआरटी ने आपको पता है कि इस चीज को हटाया हुआ है कि हमारा पहले एनपीओ भी होता था सिलेबस में, एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें, बिजनेस मत बोलिए उसको क्योंकि वहां पे लाभ नहीं होता, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके काम तो हो रहे हैं लेकिन वो काम किस लिए हो रहे हैं, दूसरों के लिए, दूसरों को सेवा देने के लिए, ठीक है, मतलब लाभ ना कमाने के लिए। लाभ ना कमाने के लिए तो भाई क्यों काम करेगा, तो भाई कुछ मेंटली सेटिस्फेक्शन भी तो होता है, अपने मन का भी तो इच्छा होता है कि यार हम अपने देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, तो समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, मनोरंजन देने के लिए, इस प्रकार के जो भी काम होते हैं, ठीक है, शिक्षा देने के लिए, ये सारे के सारे काम आपके क्या है, ये सारे के सारे काम अलाभकारी काम है। और इस प्रकार के काम करने वाली संस्थाओं को क्या कहते हैं, अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं, जो लाभ नहीं कमाता है। तो उसका भी लेखांकन आपको क्लास 12th में मिलता था, लेकिन अब ये क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया है तो ये सिलेबस के बाहर का चीज है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि हम कुछ बोर्ड्स की बात किया जाए, जैसे हम यूपी बोर्ड की बात करें उसे हम अनहोनी बोर्ड कहते हैं, ठीक है, कि वहां पे कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस में नहीं फिर भी आ जाता है। तो हम आपको ये टॉपिक भी लास्ट में हो सकता है तो हम शायद आपको पढ़ा दें, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए हम अलग से कुछ वीडियो लेक्चर्स बना देंगे जिससे ये सारी चीजें हो पाए, ठीक बात क्लियर है। तो ये चीजें भी हम लोग को वहां पर देखनी है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर जो है डिमांड रहता है, हमें लगता है आगे चल के फ्यूचर में कि भाई इसको भी पढ़ाना चाहिए तो हम इसको भी पढ़ा देंगे, है ना बात। तो ये चीज भी आपको क्लास 12th में ही मिलता है, ठीक बात। ये कहां मिलता है, ये भी आपको क्लास 12th में ही मिलता है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया बढ़िया से। तो ये सब कुछ आपके क्लास 12th में होगा। अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। अभी तो हमने जाना कि भाई किसमें क्या मिलता है। अकेला वाला आदमी है, क्लास 11th का टॉपिक है, एकाकी व्यापार, एक व्यक्ति का वहां पे लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा साझेदारी है, एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर 12th, कंपनी है तो फिर 12th, अलाभकारी संस्थाएं फिर 12th, और जो है जिनका हिसाब किताब भी प्रॉपर वे में नहीं रहता है उनका भी अगर हमें हिसाब किताब बनाने वाला रहता है, यानी अपूर्ण लेखा भी करना रहता है, इघरा लेखा प्रणाली भी पढ़ना रहता है, तो वो हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम के ऊपर जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं भाई, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए हमारा क्लास 11th का पाठ्यक्रम यानी जो है क्लास 11th का सिलेबस है, उसमें क्या क्या देखना है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिचय से शुरुआत करते हैं ना। शुरुआत कहां से होता है, परिचय से होता है कि नहीं बात। जिस भी चीज की बात की, जैसे हमने अपने क्लास की शुरुआत कहां से किया, अपना परिचय देकर किया कि नहीं, ठीक है। क्लास हमने जो है स्टार्ट करने से पहले किस चीज से शुरुआत किया, लेखांकन का जो है लेखा शास्त्र का परिचय देकर की तो कर रहे हैं भाई, सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में आपको बता के ही तो कर रहे हैं। तो जब भी किसी भी चीज की शुरुआत होती है, जब आप पहली बार किस चीज को जाते हैं, जैसे बात क्लास 11 में पहली बार देख रहे हैं, उससे पहले तो आपने लेखांकन देखा नहीं, क्लास 10th में नहीं देखा, क्लास 9th में नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले इंट्रो होता है कि नहीं। उसी तरह सब्जेक्ट में भी पहले क्या होगा, पहले परिचय होगा, ठीक है। तो इसमें आप जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे पुस्तक पालन क्या होता है, लेखा कर्म क्या होता है, लेखांकन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अकाउंटेंसी के पार्ट हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इन सब चीज को जानते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद उसमें कौन से नियम कानून सिद्धांत ये सारी चीजें लगते हैं, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर जो है परिचय में समझना है, उसके विशेषता उद्देश्य महत्व सारी चीजें देखना है। फिर लेखांकन के सैद्धांतिक आधार एवं प्रणालियां, लेखांकन में कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं, जैसे अभी आपने इघरा लेखा प्रणाली एक पढ़ा ना, ये प्रणाली है, तो प्रणालियां में आप देखेंगे, सिद्धांत में भी देखेंगे लेखांकन के अपने कौन कौन से सिद्धांत है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से अवधारणा है, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखना है। फिर उसके बाद लेखांकन में मूल प्रलेख, मूल प्रलेख यानी लेखांकन जब भी होता है तो ऐसे नहीं हवा में हो जाता है भाई, उसके लिए हमने क्या बोला, प्रॉपर वे में अगर लेखांकन चलना है तो उसके पीछे क्या आता है, कुछ आपके वाउचर्स होते हैं, कुछ बिल्स होते हैं, ठीक है। जब भी हिसाब किताब होता है तो बिल्स वगैरह होते हैं, उसको प्रमाणक करते हैं, वो आपके सौदों को प्रमाणित करते हैं कि भाई ये सौदा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हो चुका है तब, ठीक है। तो उन बिल्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, लेखांकन होता है। तो उसके हमारे जो है लेखांकन के मूल प्रलेख आप पढ़ेंगे क्या क्या उसमें आते हैं, कौन कौन से मूल प्रलेख आते हैं। इसके बाद हमारा क्या, इसके बाद लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण के अंतर्गत एक चैप्टर है जिसमें थोड़े से जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो है समीकरण बनता है और कैसे उसमें ट्रांजेक्शन के हिसाब से हमारा जो है एसेट्स और लायबिलिटीज एक तराजू की तरह है, ठीक है। एसेट लायबिलिटीज वो कैसे बैलेंस होते हैं, आपको पता ना, अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टैली होना, किस चीज का, बैलेंस शीट का। तो ये लेखांकन समीकरण के जरिए आपको समझ में आया कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो उसमें आपको जो है थोड़े से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको जनरल एंट्री यानी लेखांकन का सबसे पहला प्रारूप,
पहला पार्ट जिसमें आप क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, सौदे होते हैं उसको लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं वो सारी चीजें देखना है। फिर उसके बाद खाता बही यानी आपको लेजर, उसमें कैसे जो है खातों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी एक विशेष प्रकार के सौदों को एक खाते के अंतर्गत डाला जाता है, वो सारी चीजें देखना है। फिर इसके बाद क्या है, सहायक बहियां। सहायक बहियां, इसमें क्या होता है कि जब बड़े बिजनेस हो जाते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो जनरल नहीं बनता, क्योंकि जनरल बनेगा तो यार खूब लंबा हो जाएगा, कितना लंबा पढ़ोगे, तो इसलिए क्या होता है फिर वहां पे सहायक बहियां रखा जाता है, जिसमें 8 प्रकार के सहायक होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग आपको जो है लेखांकन और बहियां पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको यहां पर मिलेगा जिसमें आपको कैशबुक वगैरह होता है। फिर उसके बाद बैंक समाधान विवरण एक चैप्टर है, इसमें क्या होता है कि एक कैशबुक बनता है सहायक बहियों के तौर पे, जो हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, मतलब व्यवसायी बनाते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका बैंक का पासबुक, जब आप बैंक में पैसा जमा रखते हैं तो बैंक का पासबुक होता है। अब होता क्या है कि कभी कभी इन दोनों के बैलेंस अलग हो जाते हैं, क्योंकि कैशबुक में भी बैंक कॉलम बनता है, यानी बैंक का हिसाब किताब चलता है, ठीक है। और बैंक पासबुक यार बैंक का अपना हिसाब किताब वो लेकर के देता ही है, उसमें प्रिंट होता ही है। और जब उनको हम लोग मिलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, तो क्या होता है कि उन दोनों के बैलेंस अलग अलग होते हैं, फिर उनको रिकॉन्सिल किया जाता है, यानी उनका समाधान किया जाता है, उनके बैलेंस के अंतर जो हो गए, यानी उनमें जो शेषों के जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको सही किया जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको यहां पर क्या करना होता है, बैंक समाधान विवरण करके जो है एक चैप्टर है उसको पढ़ना पड़ेगा। कैसे कैसे होगा वो सारी चीजें आपको लेक्चर्स में मिलते रहेंगे आगे। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद तलपट, जब लेजर हो जाता है तो लेजर में आपके जो बैलेंस आते हैं या टोटल आते हैं उनके हेल्प से आपको जो है ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। और इसमें आपको वो चीज बनाना सीखना है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अशुद्धियों का सुधार। ट्रायल बैलेंस जो है एक रूप से आपका जो है चेक करता है कि आपने जो लेखांकन किया है वो प्रॉपर सही है कि नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से जो है सही है इसका प्रमाण नहीं होता है, कि केवल ये अंगर्थी शुद्धता का प्रमाण होता है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें और बेहतर समझ में आएगा। तो इसीलिए जब भी कोई लेखांकन हुआ है, अब हम लोग इंसान है, लेखांकन करने वाला इंसान है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गलती तो होता ही है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे वो 100% सही है यार, 99.99% तो हम सही पढ़ाने की पूरी कोशिश है और होगा भी, लेकिन मानव है, गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लेखांकन जो कर रहा है, भले ही सीए है, अकाउंटेंट है, ठीक है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। अगर वो गलतियां हुई हैं और गलतियां पकड़ में आती है, उसको चेक किया जाता है, फिर उन गलतियों को सुधार किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है जैसे कॉपी में लिखते हैं, आपने कुछ लिखा वो गलत हो गया तो काट दिया, ऐसे करके सुधार नहीं होता है। उसमें सुधार करने के लिए क्या कहता है, अलग से एक और लेखा किया जाता है, ठीक है। तो वही आपको जो है अशुद्धियों के सुधार के लेखे के तौर पे आपको पढ़ना है, इसमें जो है अच्छे तरीके से इस चैप्टर के अंदर जाना है, ठीक बात। इसके बाद आता है हरास। हरास एक चैप्टर है। अब हम लोग जब अपना जो बिजनेस चलाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें, उस पर क्या होता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, हरास लगता है। अब ये हरास क्या होता है, कोई भी एसेट्स होता है, अगर उसमें किसी भी कारण से उसके वैल्यू में जब कमी आती है, यानी उसके मूल्य में जब कमी आ जाती है, तो उस मूल्य की कमी को हरास करते हैं। जैसे किस वजह से कमी आता है, लगातार उसके यूज करने से, है कि बात। अब ये पैनल है, अब क्या ये हमेशा नया रहेगा, नहीं ना, हम इसको यूज करते चल रहे, यूज करते चल रहे, तो क्या होगा, इस पर डेप्रिसिएशन लगना है, इसका जो है वैल्यू डाउन होना ही होना है, ठीक है। अब इसी तरह जो फर्नीचर है वो भी क्या होगा, वो भी यूज करते तो भी खराब होते ही है ना बात, उसकी भी वैल्यू डाउन होती है। बिल्डिंग है, हमेशा नया के नया रहेगा, जर्जराता है ना, खराब होता है ना, उसमें भी डेप्रिसिएशन लगते हैं। तो इनके लिए अलग से लेखा होता है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हरास में, ठीक है। कैसे लेखा होता है, क्या क्या चीज होता है, इनके लिए प्रॉपर एक अकाउंट बनता है, उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके भी कुछ अपने जो है सिद्धांत वगैरह उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा विनिमय विपत्र। अब विनिमय विपत्र क्या होता है कि कभी कभी, अब देखिए बिजनेस हमेशा उधार सौदों के हिसाब से चलेगा। देखिए केवल नगद सौदों से व्यवसाय नहीं हो सकता, ठीक है, आपको बिजनेस में उधार लेना देना करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस में उधार ऐसे लोग से करते हैं जिसपे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसपे हमको भरोसा नहीं है कि भाई ये जो है पैसा लौटा ही देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे एक जो है डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं, जिसमें लिखे रहता है कि भाई तुम इतने दिनों बाद इतने इस तारीख को जो है इतना अमाउंट हमको दे दोगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो सिग्नेचर के उसको एक्सेप्ट करता है। ये नॉर्मल हम डेफिनेशन दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग विनिमय विपत्र करते हैं, बिल्स कहते हैं, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक बात। तो उसका लेखा हम लोग इस चैप्टर के अंदर करते हैं कि कैसे कैसे उसका लेखा होता है, उसका क्या यूजेस है और यूजर्स के हिसाब से अपने अपने क्या क्या लेखा होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। फिर इसके बाद होता है क्या, आयोजन तथा संचय। इस चैप्टर में हम लोग जो है कुछ अकाउंट्स के टर्म्स हैं उसको हम लोग समझते हैं कि आयोजन क्या होता है, प्रोविजंस वगैरह, और संचय क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको लेक्चर्स में अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिर पूंजी एवं आगम, ये भी अकाउंट के कुछ टर्म्स हैं कि हमारा पूंजी क्या होता है, आगम क्या होता है, यानी कैपिटल आइटम्स क्या होता है, रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ना है। और ये दोनों चैप्टर्स इतना बेस है, इतना जबरदस्त है, अकाउंट्स का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसको अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा समझा तो आपको कॉमर्स में बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अकाउंटेंसी में बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो हम बहुत कुछ जानते हैं। 12th में आपको बड़ा हेल्प करेगा चीजों को समझने में, है ना बात। तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। 12th में क्या, इसके बाद वाले चैप्टर्स में भी आपको हेल्प करेगा। जैसे आपका जो अगला चैप्टर वित्तीय विवरण, इसमें आपको जो है वही प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है ना,
तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपने बिजनेस का शुद्ध लाभ, यानी हमने बिजनेस चला करके इतना लाभ कमाया, ये चीज निकालते हैं, ठीक है। और शुद्ध हानि, अगर बिजनेस से हानि होता है तो वो चीज हम लोग गणना करते हैं। और साथ ही साथ वित्तीय विवरण में हम लोग वित्तीय स्थिति भी याद करते हैं, जिसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग को इसको पढ़ना है। और ये चैप्टर दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, समायोजन रहित, ठीक है, समायोजन रहित, ठीक है। मतलब समायोजन रहित का सेंस क्या हुआ, जिसमें हमारा समायोजन ना हो, ठीक है, यानी एकदम सिंपल फॉर्मेट याद कर लिया, कौन सी चीजें कहां जाना है, क्वेश्चन मिला, उठा उठा के उस चीज को वहां पे रख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा होता है हमारा समायोजन सहित। अब समायोजन सहित क्या होता है कि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लेखांकन में जो है, व्यवसाय जब बंद होता है, हिसाब किताब जब बंद होता है, तो उसमें लास्ट में हमें पता चलता है, तो जिसे हम लोग समायोजन के तौर पर पॉइंट्स लिख देते हैं, उसे हम लोग को अपने इस वित्तीय विवरण के अंदर समायोजित करना पड़ता है, यानी कुछ चीजें जोड़ना घटाना करना पड़ता है। तो इस चीज को भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्लास 11 में, जिसको पढ़ने से ही बच्चों को जो है मेन आत्मविश्वास आता है, और सबसे हार्ड चैप्टर भी यही बोला जाता है, ठीक है। तो बढ़िया समझ में आएगा, यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, सब अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। और फिर अपूर्ण अभिलेख वही इकहरा लेखा प्रणाली, ये आपको जो है लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम लोग इतना पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ कुछ कंप्यूटर्स की चीजें हैं, उसको भी देखा जाएगा, उसको भी समझा जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा क्लास 11 का पाठ्यक्रम होगा। अब क्लास 12 के पाठ्यक्रम की बात करें कि हमारा क्लास 12 में क्या क्या चीजें कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखा जाए तो क्लास 12 के सिलेबस में हमने क्या बोला था कि दो हिस्सों में क्लास 12 बटा है, क्लास 11 भी दो हिस्सों में बटा है, लेकिन हम लाइन बाय लाइन आपको लेके चलेंगे, आराम से आपको एक एक चैप्टर अच्छे तरीके से डिटेल करते चलेंगे। तो यहां पर देखा जाए अगर क्लास 12 में, तो सबसे पहला चैप्टर आपका क्या होगा, साझेदारी खाते सामान्य परिचय। हमने बोला ना कि यहाँ पे आपको दो हिस्से होते हैं, एक साझेदारी का होता है और दूसरा किसका होता है, दूसरा आपका कंपनी का होता है, ठीक है। एक साझेदारी का, दूसरा आपका कंपनी का, ठीक है। तो ये दो चीजें होता है, आपको क्लियर है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला साझेदारी की बात करें, तो साझेदारी में हमारा क्या होने वाला है, तो इसमें शुरुआत ही साझेदारी का हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका परिचय होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमने क्या बोला कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होगा तो उसके परिचय से होगा। तो इसमें आप जो है साझेदारी के बारे में सारी चीजें जानने वाले, उसका परिचय देखने वाले कि साझेदारी क्या होता है, उसमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जानेंगे। लेखांकन के लिए जो है आप में उसमें साझेदारी संलेख बनता है, उसके जो है अभाव में कौन से नियम होते हैं, बहुत सी चीजें हैं इसमें, ये सारी चीजें जानने वाले। और साथ ही साथ खाते, यानी अगर बिजनेस साझेदारी का चल रहा है तो उसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो दूसरा चैप्टर विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अब देखिए एक बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस में ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस चल रहा है, चलते चलते कुछ समय बीता, जो साझेदार हैं शुरुआत में उन्होंने अलग अलग अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो बनाया था, ठीक है, यानी लाभ हानि का जो है अनुपात था उनका अलग अलग था। लेकिन चलते चलते आगे उनको ये महसूस हुआ कि यार हम बड़ी दिन से कम लाभ ले रहे हैं, चलो आगे हम लोग चलो अब बराबर करते लाभ हानि। पहले 3:2:1 था, ठीक है। मान लीजिए जो है ये तीन साझेदार हैं, ए बी सी, 3:2:1 ये था, ठीक है, यह अनुपात था। अब ए कह रहा है यार हम तो एक ही हिस्सा पा रहे हैं, बी बोल रहा है हम भी दो हिस्से पा रहे हैं, सी अकेले तीन, अरे ए अकेले तीन पा ले रहा है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में इन लोगों ने किया क्या, कुछ वर्षों बाद बोला कि नहीं यार अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बराबर बराबर ले लेते हैं। क्यों सब लोग अलग अलग ले रहे हैं, बराबर बराबर ले लेते, बिजनेस तीनों मिलकर चला रहे हैं। शुरुआत में मान लीजिए ए ने कुछ अपना योगदान ज्यादा किया होता है, इसलिए उसने ज्यादा रखा था। अब बाद में जो है चीजें प्रॉपर वे में सेट हो गया तो उन्होंने कहा बराबर कर लेते हैं, ऐसा भी होता है बिजनेस में, ठीक है। तो विद्यमान साझेदार यानी जो साझेदार है वही अपने लाभ हानि अनुपात को बदल लेते हैं। तो उस समय हम लोग कैसे लेखांकन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में लेके चलना है। फिर उसके बाद हो गया नए साझेदार का प्रवेश। अब क्या है कि बिजनेस चल रहा था, 2-3 लोग थे, अब ऐसे कंडीशन में एक सामने वाले को देखा यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, ठीक है, ये हमारे साथ जुड़ेगा तो बिजनेस जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है, ठीक है, ये बहुत अनुभवी है, बहुत जबरदस्त है, इसको लेना है, ठीक है। तो उसके पास जाएंगे, प्रपोजल रखेंगे, वो व्यक्ति जो है स्वीकार करता है प्रपोजल को, तो वो क्या होगा, बिजनेस में जुड़ेगा मेंबर के तौर पे, साझेदार के तौर पे, और बिजनेस में वो जो है पार्टनर बनके काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन से यानी एक चलता हुआ बिजनेस में जो कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, जिसे हम लोग साझेदार का प्रवेश करते हैं, तो तीसरे व्यक्ति के आने पे किस प्रकार से क्या क्या लेखांकन होता है, ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सेम इसी तरह अब जो साझेदार पहले से हैं उनमें से कोई साझेदार छोड़ के भी तो जा सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि जो बिजनेस चल रहे हैं, जो बिजनेस में हैं वही लोग हैं। अब भाई कुछ छोड़ के भी जा सकते किसी भी कारण से। तो अगर कोई साझेदार बिजनेस में है, वो किसी भी रीजन से बिजनेस को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है, इसे हम लोग कहते हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, ठीक है। तो हमारा ऐसे कंडीशन में ए है, बी है, सी है। अब हुआ क्या कि बोला कि ए हमको नहीं रहना यार तुम लोग के साथ,
तुम लोग अपना बिजनेस अपना लेके चलो, ये किसी रीजन से छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ए के जाने पर क्या क्या लेखांकन होगा, इसके बारे में हम लोग साझेदार के अवकाश ग्रहण वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और इसी चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट होता है, उसमें डेथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी इन साझेदार में से किसी की मृत्यु भी हो सकती है ना, जीवन तो भाई अनिश्चित है, कभी भी कोई भी मर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस चल रहा है और उसमें अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो हमें जो है क्या करना है, यानी हमारी जो लेखांकन है वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, हम लोग को इस चीज को देखना है। तो इसी चैप्टर में मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग को समझना है, उसमें क्या क्या लेखांकन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद फर्म का वेतन। हमने क्या बोला था कि आप जो है यहाँ पर केवल ये नहीं देखना है कि बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बंद होने का भी लेकर आपको यहीं पे सीख लेना है, ठीक है। यानी हमारा जो है साझेदारी फर्म अगर बंद हो जाएगा, उसका वेतन हो जाएगा, तो हमें कैसे लेखा करना है इस चैप्टर में हम लोग को देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद कंपनी हमारा स्टार्ट होता है, तो कंपनी खाते अंश में हम लोग स्टार्टिंग में कंपनी का थोड़ा सा परिचय देखते हैं, ये जानते हैं कंपनी क्या होता है, उसके थोड़े से थ्योरी देखते हैं, और उसके बाद अंश से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी चलता है किससे, शेयर से चलता है, तो शेयर से रिलेटेड जो सारे के सारे लेखा जोखा है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कैसे निर्गमित होता है, कभी कभी उसका जो है हरण होता है, तो हरण होता है तो फिर क्या होता है उसमें, उसके फिर उसका पुनर्निर्गमन होता है, तो उसमें क्या होता है, सारी चीज हम लोग को इस चीज में देखना है। फिर इसके बाद कंपनी खाते ऋण पत्र, जैसे हमारा अंश के बारे में हम सब चीज देते हैं, उसी तरह ऋण पत्र के बारे में देखते हैं। अंश क्या होता है, अंश पूंजी का टुकड़ा होता है, यानी कंपनी में आपको पूंजी लगाना तो आप अंश खरीदते हैं। ऋण पत्र क्या होता है, ऋण का टुकड़ा होता है, यानी अगर आपको कंपनी को लोन देना होता है, ऋण देना होता है, तो आप एक ऋण पत्र ले लेते हैं, ठीक है। तो ऋण पत्र के बारे में हम लोग का पूरा लेखा जोखा यहाँ पे होता है, ऋण पत्र कैसे इशू होता है और उसका जो है कैसे रिपेमेंट होता है, ये सारी चीजें हम लोग को देखना है। रिपेमेंट मतलब उसका भुगतान, भाई लोन लिया तो चुकाना भी पड़ेगा ना, तो कंपनी उसको कैसे चुकाता है, उस समय क्या लिखा होता है, ये सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। फिर वित्तीय विवरण, यानी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करता है। देखिए जर्नल से लेकर के आपका ट्रायल बैलेंस तक सब लगभग एक समान बनते हैं, ठीक है। मेन चेंजेस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। साझेदारी अपना अलग तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, एकाकी व्यापार अपना अलग तरीके से बनाता है, और कंपनी अपना अलग तरीके से बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है किसका, कंपनी का वित्तीय विवरण समझेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। फिर वित्तीय विवरण के बाद उसका विश्लेषण होता है, ठीक है, कि विश्लेषण एवं निर्वचन कंपनी अपने वित्तीय विवरण का कैसे करता है, आपको पता है कि ये भी एक टॉपिक है, अकाउंटिंग विश्लेषण तक निर्वचन तक जाता है ना, तो वो कैसे होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, अच्छे तरीके जानेंगे कि क्या क्या होता है। और फिर इसके बाद जो है हमारे विश्लेषण में एक जो है होता है अकाउंटिंग रेशियो, यानी जो भी हमने वित्तीय विवरण चीजें बनाया है उसके कुछ अपने अनुपात बनते हैं कि हमारा जो है लाभ हुआ तो लाभ के क्या प्रतिशत है, ठीक है। हमारे जो है बाकी सब चीजें जो है हम लोग उसमें देखते हैं कि टर्नओवर का क्या क्या रेशियो है, ये सारी चीजें हम लोग रेशियो वाले चैप्टर में सारी चीजें देखते हैं। यानी अलग अलग आइटम्स के आपस में संबंध बना दे, ताकि हमारा इसी लेखांकन अनुपात के जरिए हमारा ये विश्लेषण का पार्ट है, तो इस चीज को हम लोग विश्लेषित करके हम लोग आगे निर्वचन कर पाते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट काम में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग को वो भी देखना है कि कैसे होता है लेखांकन अनुपात, कैसे बनेंगे, उसमें सारी चीजें। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जिनका मैथ फेवरेट है उनका ये चैप्टर फेवरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा खुद की बात किया जाए, हम जब स्टूडेंट थे मेरा ये चैप्टर बहुत फेवरेट था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक लास्ट चैप्टर हम लोग का इसमें आता है रोकड़ प्रवाह विवरण। इसमें हम लोग पूरा कंपनी का कैश फ्लो कैसे हो रहा है, पैसा कैसे आ रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, किन किन आइटम्स से पैसा आ रहा है, किन किन आइटम्स से पैसा जा रहा है, इसका हम लोग पूरा का पूरा जो है एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज हमने आपको बताया सब्जेक्ट के बारे में, उसके जो है सिलेबस के बारे में, और नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो होगा वो क्या होगा, वो लेक्चर्स पे होगा, स्टार्ट हो जाएगा अब आपका क्लास 11 क्लास 12 की क्लासेस। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय, जय हिंद।